प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित विषय में गुणनखंड का क्या अर्थ होता है इसके बारे में समझेंगे। गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। तो गुणनखंड किसी भी संख्या के अगर हमको गुणनखंड ज्ञात करना हो तो गुणनखंड को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो किसी दी गई संख्या, कोई संख्या अगर हमको दी गई तो किसी दी गई संख्या को पूरा विभाजित करने वाली संख्या, पूरा विभाजित यानी पूरा भाग चला जाता हो, तो पूरा विभाजित करने वाली संख्या, दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। उदाहरण के लिए हम मान लें, एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मान लो हमें 15 के गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम देखेंगे 15 में किसका भाग जाता है। तो 15 में 1 का और 1 का भाग तो सब में ही जाता है, तो 1 का भाग देंगे तो ये 1 का में 1, फिर 5 आएगा तो फिर 5 बार। इस प्रकार हम देखें कि 1 का 15 में 15 बार भाग जाता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 15 बराबर 1 गुणित 15। तो यहाँ 1 ये पहला गुणनखंड हो गया 15 का। दूसरा हम देखें, अगर हम 2 का भाग तो जाएगा नहीं, फिर 3 का भाग दें तो 3 का भाग अगर हम 15 में देते तो 3 5 15 5 बार में जाएगा, यहाँ शेषफल 0। तो अर्थात हम 15 को फिर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5। यहाँ 3 दूसरा गुणनखंड हुआ। इसी प्रकार हम देखें कि इसमें हम 15 में 5 का भी भाग दे सकते हैं, तो 5 दिया 15। तो यहाँ हम 15 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 का भाग दे रहे हैं तो भाजक है 5, तो 5 गुणित 3। तो इस प्रकार हम देखें कि ये 5 एक गुणनखंड हो गया। तो जो हमारा उत्तर होगा, अर्थात 15 के गुणनखंड ऐसी वे सभी संख्याएं जो 15 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, पूरा विभाजित कर रही है, वो सभी संख्याएं उसके गुणनखंड कहलाएगी। तो 15 के जो गुणनखंड होंगे, सबसे पहला 1, दूसरा 3, फिर चौथा 5, एवं 15 का भाग 15 में जाता है, इसलिए 15 भी इसका एक गुणनखंड होगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ हमको कुछ विशेष चीज़ें ध्यान रखना है कि पहला कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है, इसलिए एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा। दूसरा, गुणनखंड कभी भी संख्या के बराबर या संख्या से छोटा होता है। संख्या के बराबर हो सकता है और संख्या से कभी भी छोटा होगा, अर्थात जो गुणनखंड में जो संख्या होगी वो कभी भी दी गई संख्या से छोटी होगी। इसी प्रकार तीसरा, प्रत्येक संख्या
स्वयं का एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमने गुणनखंड के बारे में पढ़ा कि गुणनखंड इंग्लिश में उसको फैक्टर कहा जाता है, उसी प्रकार हम देखें दूसरा गणित में ये हमको पता होना चाहिए कि गुणज, गुणज से क्या मतलब होता है या गुणज किसे कहते हैं। तो हम इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि गुणज से क्या मतलब होता है। तो गुणज किसी दी गई संख्या का गुणज वह संख्या है, वह संख्या है जो किसी अन्य संख्या से उसमें गुणा करने पर प्राप्त होती है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि गुणज का अर्थ क्या होता है। तो हम देखें कि एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर हमको 3 के गुणज ज्ञात करना हो तो 3 में हम किसी भी संख्या का गुणा करें तो 3 का जो एक गुणज होगा, तो हमने 3 में किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ जो 6 है यह 6 3 का गुणज होगा। अगर हम 3 में 3 का गुणा कर दें तो 3 तिया 9, तो 9 3 का एक गुणज होगा। अर्थात इस 3 का गुणज कौन सा है, 6। इस 3 का गुणज कौन सा है, 9 है। कोई भी संख्या ले लें, जैसे 7 के गुणज निकालना हो तो 7 में हम किसी भी संख्या अगर जैसे 8 का गुणा कर दिया तो 7 8 56 होता है। तो अर्थात 7 के पहाड़े में 8 बार में 56 आता है। अर्थात जो संख्या उसके पहाड़े में आती है या उसमें किसी भी अन्य संख्या का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उसका गुणज कहलाता है। तो अर्थात इसको हम सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अर्थात किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्या उसकी गुणज कहलाती है। जो भी संख्या उसके पहाड़े में आती है वह उसकी गुणज कहलाती है। हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उनको याद रखें कि इसमें नोट में पहला पॉइंट कि गुणज संख्या के बराबर या उससे हमेशा बड़ा होगा, बड़ी संख्या होगी या बड़ा होगा। मतलब जो गुणज है वो संख्या से कभी भी कैसी होगी, उसकी जो संख्या आएगी वो बड़ी होगी। इसी प्रकार दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। प्रत्येक संख्या अपनी खुद की भी एक गुणज होती है। तो यहाँ गुणज, प्रिय विद्यार्थियों, हम गुणनखंड और गुणज के बाद देखें अभाज्य संख्या। ये भी शब्द कई बार हमको आता है, तो इसमें किसी प्रकार की दुविधा या असमंजस नहीं होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होगी कि अभाज्य, जैसे नाम से स्पष्ट है कि भाज्य ना हो, जो भाज्य ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं
जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, या अधिकतम 2 गुणनखंड, अधिकतम 2 गुणनखंड, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे अगर हम देखें कि जैसे 2, एक के कितने गुणनखंड होते हैं, एक में किसका भाग जाता है, सिर्फ एक का, तो अर्थात एक ही गुणनखंड है और इसका सिर्फ एक गुणनखंड होगा। 2 के गुणनखंड देखें हम, 2 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 2 हुए। 3 में देखें हम, तो 3 में 1 का भाग जाता है और 3 का जाता है, तो इसके भी कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड। 4 में हम देखें तो 4 में 1 का भाग जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है और 4 का भाग जा सकता है, तो अर्थात इसके कितने गुणनखंड हुए, 3। 5 में हम देखते हैं तो 5 में 1 का भाग जाएगा और सिर्फ 5 का भाग जाएगा। इसी प्रकार हम 6 में देखते हैं कि 6 में किसका भाग जाएगा, 1 का जा सकता है, 1 का पहाड़ा 6 बार, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 4। इसके गुणनखंड हम देख रहे हैं 2। तो यहाँ हमारी जो परिभाषा है कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अधिकतम 2 गुणनखंड, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ जो 1 है, अब ये तो भाज्य में आएगा और ना ही अभाज्य में आएगा, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 के हम देखिए कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 1 और 2, तो 2 गुणनखंड है, अर्थात ये अभाज्य संख्या है। 3 में हम देखें 1 और 3 है, अर्थात ये भी एक अभाज्य संख्या है। 4 में देखें हम, यहाँ गुणनखंड 2 से अधिक हो गए, तो अब ये कौन सी संख्या बन जाएगी, ये अभाज्य नहीं होगी, कौन सी बन जाएगी, भाज्य संख्या। ये एक भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड है, 3 या 3 से अधिक। यहाँ हम देखें 5 के 2 गुणनखंड है, अर्थात ये भी कैसी होगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। 6 के कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, अर्थात ये भी यहाँ 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है इसके, तो ये भी भाज्य संख्या कहलाएगी, ये भी अभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर लें और देखें कि उसके गुणनखंड अगर 2 है तो वह अभाज्य होगी, और 2 से अधिक गुणनखंड अगर होते हैं तो वो अभाज्य कहलाएगी। और यहाँ विशेष चीज़ हमको याद रखना है कि जो 1 है, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य, क्योंकि ये दोनों स्थितियों को पूरा नहीं करता, इसलिए हमको याद रखना है, एक अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। धन्यवाद। चीज़ों को अच्छे से समझ लें जिससे आपको गणित के सवाल हल करने में सुविधा हो।